Present before you Chapter 6 Equitable and Inclusion Education Learning for All National Education Policy 2020. I would like to start with the quotation of Swami Vivekanand that how can there be any progress of the country without spread out education? Yes, now start. Today's my topic is Chapter 6 Equitable and Inclusive Education. Equitable and inclusive education the new policy will lay special emphasis on the removal and disparities and the equalize educational opportunities by attending to the specific needs to those who have been denied equality so far. यानी इस नई पॉलिसी में तफावत को ख़त्म करने के लिए कहा गया, यानी जो मखसूस ज़रूरियात के हामिल है लोग उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए उनको मसावी तालीमी मौक़े फराहम करें, यानी जो भी मखसूस ज़रूरियात के हामिल लोग हैं उनको उनकी नीड्स के हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से तालीम फराहम करे. ये पॉलिसी इस पर भी फोकस करी. नेक्स्ट, इस पॉलिसीज के ऑब्जेक्टिव्स है इंक्लूसिव एजुकेशन के. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये मकासद है कि इस यानी ये ऑब्जेक्टिव में खास कर इसी इंक्लूसिव एजुकेशन के मुतालिक कहा गया है, यानी एक शख्स को अपना अचीव हासिल करना है तो सबके बराबर तालीम हासिल करना है, यानी एक जामे यानी मुनज़्ज़म अंदाज से सबको मसावी तालीमी निज़ाम बनाए और तमाम बच्चों को मसावी सीखने के मौके फराहम करे. खासकर यानी इसमें पार्टिसिपेशन, बच्चों के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन को इम्पोर्टेंस दिया गया है, यानी उनके आउटकम जो आते तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उनको तदरीस दी जाए. नेक्स्ट है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, यानी इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि एक तस्वीर में इक्वालिटी को बताया गया है और दूसरी पिक्चर में इक्विटी को बताया गया है, यानी इक्वालिटी के हिसाब से सबको सेम बेंचेस दिए, जबकि अगर अपन इक्विटी की बात करें तो मसावी नहीं देना है, जिसको जितनी जरूरत है वो हिसाब से मद्देनजर रखते हुए उनको देना है. यानी इक्वालिटी में तो सबको बराबर दे दिए, एक शख्स को पूरा नजर आ रहा है, एक शख्स को कुछ भी नजर नहीं आ रहा. अगर अपन इक्विटी में देखें तो जिसको जितनी जरूरत है उतना प्रोवाइड करना. तो इसीलिए एजुकेशन का भी यही सिस्टम है कि सबको मसावी मौके फराहम करना, अपन बच्चों को उनकी ज़रूरियात के लिहाज से तालीम देना, ना कि सबको मसावी मौके है बल्कि सबको एक साथ तालीम देना, जिसको जितनी ज़रूरत है वो लिहाज से देना है. नेक्स्ट है जेंडर एंड सोशल कैटेगरी गैप. इसमें हम ये तस्वीर में देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अक़साम से मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं. इस तस्वीर में खासकर ब्रिजिंग गैप ऑल लेवल्स है, यानी कि हम इसमें देख रहे हैं कि हायर एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में जितने बच्चे स्कूल को आते हैं, हायर एजुकेशन में डिक्रीज हो जा रही उनकी तादाद. ये क्यों डिक्रीज हो रही, इस नई पॉलिसी का अहम मकसद यही है कि ये क्यों डिक्रीज हो रही इसको कम मालूम करके बच्चों को हायर एजुकेशन में भी सेम तालीमी मौके फराहम करें. नेक्स्ट है स्पेशली एट सेकेंडरी लेवल, यानी हायर लेवल पे ही बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा घट रही है. ये अक्सर किन लोगों में हो रहा बोल तो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप में देखा जा रहा है, क्योंकि लोग कमाने के लिए बच्चों को गरीबी की वजह से ड्रॉप आउट करके उनको काम पर लगा दे रहे, खासकर हिस्टोरिकली अंडर रिप्रेजेंटेटेड इन एजुकेशन. नेक्स्ट है कैटेगरीज सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, यानी इस कैटेगरी में हम देख रहे हैं कि 5 दर्जा बंदी में क्या गया है इन लोगों SEDGS को. फर्स्ट है जेंडर आइडेंटिटीज, सेकंड सोशियो कल्चर आइडेंटिटीज, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, डिसेबिलिटीज यानी स्पेशल नीड्स लोग, लास्ट है सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन. ये जो सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन है ये खास कर बेगर्स के लिए है, यानी बच्चों को काम करने के लिए मजबूर किया जाता ना, उनके लिए है. ये काम करने के लिए मजबूर करते यही लोग सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप में आते हैं. अगर हम इनका डेटा देखें एनरोलमेंट, तो ये बच्चों की तादाद प्राइमरी से हायर लेवल में घट जा रही है. अपन लास्ट स्लाइड में देखे थे, खासकर स्पेशली इन SEDG से ताल्लुक रखने वाले. अगर हम उनको मोर प्रोनाउंस पर मेनी SEDGs अगर अपन देखें इनको, हमारी कंट्री की अगर हम बात करें तो लड़कियों का एजुकेशन खासकर बहुत कम है इन हायर लेवल पे, इसीलिए इस पॉलिसी लड़कियों के एजुकेशन पर भी फोकस कर रही है. नेक्स्ट है एनरोलमेंट पोजीशन, यानी ये जो डाटा है 2016-17 का डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन का डाटा है. इसमें ये जो ब्लू कलर दिख रहा है वो प्राइमरी लेवल है और जो रेड मैरून कलर है वो सेकेंडरी लेवल यानी हायर लेवल का है.
جو بلو کلر ہے اس میں پرائمری لیول میں دیکھو 19.6 SC شیڈیول کاسٹ سے تعلق رکھنے والے بچے 19.6 سے جب ہائر لیول میں جا رہے ہیں تو 17.3 ہو جا رہا، ان کا ریشیو گھٹ جا رہا. سیم اگر اپن ایس ٹی میں بھی دیکھیں شیڈیول ٹرائبس میں تو 10.6 سے ان لوگوں کا 6.8 ہو جا رہا. یہ وجہ معلوم کرنے کے لیے گورنمنٹ نیو پالیسیز میں فوکس کی. نیکسٹ ہے اس کے فیکٹرز، ایسا کیوں ہو رہا، ہائر لیول میں بچوں کی تعداد کیوں گھٹ جا رہی ہے. خاص کر یہ لیک آف کوالٹی ایجوکیشن، یعنی کوالٹی ایجوکیشن نہیں مل رہا بچوں کو. خاص کر جو ریموٹ ایریاز میں رہتے ان کا سٹی سے کوئی کنیکٹیویٹی نہیں رہتی، اور اس کے علاوہ ان کا جو ایریا رہتا اس میں کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز نہیں رہتے. اس کی وجہ سے پرائمری سے ہائر کی جانب ان کی تعداد ریڈیوس کم ہو جا رہی، گھٹ جا رہی. نیکسٹ ہے پاورٹی، بہت سارے لوگ اپنے پاورٹی یعنی غریبی کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہو جا رہے ہیں ہائر لیول پہ. اس کے بعد ہے سوشل موڈس اینڈ کسٹم، تھوڑے کمیونٹیز میں ہے کہ ڈونٹ بلیو ان اسٹوڈینٹس گرلس ٹو سینڈ ٹو اسکولس، یعنی تھوڑے کمیونٹیز میں کیا ہے لڑکیوں کو اسکول بھیجنے سے اعتراض کرتے کاسٹ کی بنا پر اور دیگر وجوہات کی بنا پر. نیکسٹ ہے لینگویج، خاص کر ریموٹ ایریا کے لوگ میں ان لوگوں کی لینگویج پرابلم رہتی، یعنی کہ بچوں جو اسکول میں سیکھتے اور ان کا جو گھر کا اپنی اون ریئل لائف میں جو لینگویج رہتی وہ ڈیفرنٹ رہتی. اس وجہ سے بھی پرائمری ٹو ہائر لیول ڈیکریز ہو جا رہی ان کی تعداد. نیکسٹ ہے ایجوکیشنل آف چلڈرن فرام ٹرائبل کمیونٹیز. اس میں جو ہے اپن ٹرائبل کمیونٹیز کو جغرافیل اگر اپن لیول سے دیکھیں تو یہ بھی سٹی یا بڑے علاقوں سے ان کا کوئی کنیکٹیویٹی نہیں رہتا، یعنی ان کا جو فارمل میتھڈ یہ جو اسکول میں پڑھتے ہیں ان کا اون لائف ریئل لائف سے میچ نہیں ہوتا، irrelevant رہتا، یعنی مختلف رہتا وہ جو پڑھتے. اس کے علاوہ لرننگ مٹیریلس ان لوکل ٹرائبل، جو ان لوگوں کو لرننگ مٹیریلس رہتے ان کے اطراف کے علاوہ نہیں رہتے، یعنی وہ جو ٹرائبل سوسائٹیز میں رہتے ان لوگوں کو جڑی بوٹیاں جھاڑوں کے نام الگ معلوم رہتے. جب وہ اسکول میں آتے تعلیم حاصل کرتے تو ٹیچرز ان کو سائنٹیفک مینر میں ٹیچ کرتے، جس سے وہ اپنے آپ کو سمجھنے میں irrelevant محسوس کرتے، مختلف محسوس کرتے. لاسٹ ہے لینگویجز، یعنی جو ٹرائبل سوسائٹیز کی لینگویج رہتی اپنی لینگویج سے مختلف رہتی ان کی، کیونکہ ٹیکسٹ بکس میں بھی ٹرائبل لینگویج کے ٹیکسٹ بکس پریپیئر نہیں ہے اپنی سوسائٹی میں. اسی لیے یہ پالیسی میں خاص کر ان کی لینگویج پر فوکس کیا گیا ہے. لینگویج آف دا ٹیکسٹ بک، ان کی لینگویج میں ترتیب پریپیئر کر کے ان کو ٹیچ کرے، خاص کر اس ایریا میں ٹرائبل ٹیچرز کو ہی اپوائنٹ کرے، دوسرے ٹیچرز کا اپوائنٹمنٹ نہ کرے. اس کے بعد ایجوکیشن آف چلڈرن فرام مائنورٹیز. اس پالیسی میں خاص کر مائنورٹیز کو بھی فوکس کیا گیا ہے کہ مائنورٹی اسکولز میں دیگر مضامین کا انضمام کرتے ہوئے یا پھر سبجیکٹ ٹیچر کرنا، سبجیکٹ ٹیچر جو ہے کوالٹی بیسڈ رہنا، یعنی کہ کوالیفائی بیسڈ نہیں بلکہ کوالٹی ویل کوالٹی ٹیچرز رہنا، اور بچوں کو پریکٹیکل وے میں تدریس دینے والے ٹیچرز رہنا. نیکسٹ ہے ایجوکیشن آف چلڈرن وتھ اسپیشل نیڈس. یہ پالیسی جو ہے خاص کر اس بات پہ فوکس کریے، چیپٹر کا پورا مین تھیم یہی ہے کہ مخصوص ضروریات یعنی اسپیشل نیڈس والے بچوں کو کسی بھی طرح سے تعلیم فراہم کرے، کوئی بیریئر ان کی لائف میں نہ ہو، یعنی کہ ان کے لیے تعلیم میں کوئی بیریئر نہ ہو. اسپیشل نیڈس والے بچوں کو تعلیم ان کی جتنی بھی ضروریات ہے وہ لحاظ سے اسکول میں وہ سامان مہیا کرے، مٹیریلز دے، جس سے وہ ریگولر اسکول آ سکے، کوئی بیریئر نہ ہو ان کی لائف میں. نیکسٹ ہے فزیکل ایکسیس ٹو اسکولس. وہ جب اسکول کو آتے ہیں تو ان کے لیے تمام سہولیات فراہم کرنا، بیریئر فری اسٹرکچر رہنا، ریمپس رہنا، ہینڈ ریلس، ڈسیبل فرینڈلی ٹوائلٹس رہنا، یعنی سائن بورڈز بھی رہنا جس سے وہ اپنی لینگویج میں سائن بورڈ جو ہے ان کی اون لینگویج میں لکھے ہوئے رہنا. ڈسیبل چلڈرن جو اپنی لینگویج میں دیکھتے یعنی بریلی جو ان کی لینگویج کا نیم ہے. اس کے علاوہ سویٹیبل ٹرانسپورٹیشن بھی رہنا ان لوگوں کو اسکول کو آنے کے لیے. نیکسٹ ہے ہوم بیسڈ ایجوکیشن، یعنی کہ اس پالیسی میں کہا گیا یعنی رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کے تحت تمام کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے. خاص کر ہوم بیسڈ ایجوکیشن ان کے لیے ہے جو اپنے آپ کو ڈسیبلٹی اپنے آپ میں محسوس کرتے، کمزور سمجھتے اپنے آپ کو، وہ گھر پر بھی حاصل کر سکتے. یعنی کہ ان کے لیے بھی آج nowadays some agencies and open schools جو ہے ورک کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، ان کو ڈیلی گھر پہ آ کے ورک دے رہے، گھر میں تعلیم فراہم کرے. یہ پالیسی جو ہے سجیسٹ کر رہی پیرنٹس کو، کیئر کرنے والوں کو، کہ وہ اورینٹیشن ایسے بچوں کے لیے اورینٹیشن پروگرامس اٹینڈ کرے، اور مٹیریلس ان لوگوں کے لیے ان کو لرننگ مٹیریلس کی کون سی ضرورت پڑتی ان کے نیڈس کے حساب سے ان کو لرننگ مٹیریلس فراہم کرتے ہوئے ٹیچ کرے. Swami Vivekananda said, if the poor boy cannot come to education, education must go to him.
नेक्स्ट, रिसोर्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। इसमें हम जो है इस तस्वीर में देखो बच्चों पिक्चर में सिर्फ ये पूरी पिक्चर जो है डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए ही है। उन लोगों का एनवायरनमेंट, उन लोगों के क्या बोलते चेयर्स, प्लेग्राउंड, तमाम चीजें उन्हीं लोगों के लिए ही है। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स में कहा गया है कि बच्चों के साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट पैदा करे टीचर्स। इसके अलावा द NEP सजेस्ट द स्पेशल स्कूल कॉम्प्लेक्स एक्ट पर द नोट ऑफ RPWD एक्ट, यानी ये एक्ट वो है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यानी इन लोगों के लिए बैरियर फ्री एक्सेस करते हुए बच्चों को तालीम देना, इनके लिए कोई तकलीफ ना हो। इसमें कहा गया है कि ये मखसूस जरूरियात के जो स्पेशल नीड्स बच्चे हैं वो तमाम स्कूल्स के एक्टिविटीज में शामिल हो, इंक्लूसिव होते हुए काम करे। वो अपने आप किसी चीज में कमतर ना समझे कि मुझ में ये कमी है, बल्कि कोई काम को रोके नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की कोशिश करे। नेक्स्ट है डिसेबिलिटीज। उन लोगों को रिक्वायरमेंट, उनकी जरूरियात के लिहाज से तमाम लर्निंग मटेरियल्स, लैंग्वेज, टेक्स्ट बुक, तमाम चीजें उनके लिहाज से करिकुलम बनाना, उनका अपना करिकुलम बनाते हुए उन लोगों को टीच करना। नेक्स्ट है इंक्लूजन एंड इक्वल पार्टिसिपेंट्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। इस पॉलिसी में यानी ये कहा गया है कि सब तमाम बच्चों को प्राइमरी से हायर लेवल तक तालीम हासिल करें और तमाम बच्चे अपने गोल को हासिल कर सकें। खासकर ये पॉलिसी जो है एडल्ट्स के लिए है। राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के मुताबिक जो है तमाम तदरीसी तरीकों को तब्दील किया गया है, उनकी अपनी जरूरियात के लिहाज से फ्रेमवर्क करिकुलम तैयार करें और उनको उनके लिहाज से टेक्स्ट बुक्स फराहम करते हुए टीच करें। नेक्स्ट है या लास्ट है सर 2 मिनट्स। यस, ये अपन यहाँ देखिए एलिफेंट की एक पिक्चर है, इसमें तमाम एनिमल्स है, सिर्फ एक मास्टर है। वो मास्टर जो है तमाम एनिमल से क्वेश्चन कर रहे कि आप लोगों को एक एग्जाम है कि आप सब लोग ट्री पर चढ़ना है, कैसा चढ़ना है नहीं बोल रहे, सब लोग चढ़ना है। यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत इसमें बताया गया है सबको मिला के तालीम दे, किसी के साथ कम ज्यादा बर्ताव ना करें। नेक्स्ट है लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी इस पॉलिसी में लर्निंग स्टूडेंट्स की लर्निंग डिसेबिलिटीज को भी मद्देनजर रखा गया है। यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज में बच्चे जो है डम्प, डेफ यानी बहरे, गूंगे, कोई उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं रहती, सिर्फ उन लोगों का नर्वस सिस्टम जो है प्रॉब्लमेटिक रहता, कुछ खराबी रहती, जिसकी वजह से वो जो सीखते हैं वो अपने माइंड में नहीं रख सकते ज्यादा दिन तक। उन लोगों की वजह क्या है लर्निंग डिसेबिलिटीज की बोल तो टीचर्स क्या है, फर्स्ट स्कूल के टीचर जो है सबसे पहले हर स्टूडेंट्स की डिसेबिलिटी अलग अलग रहती, उसको फर्स्ट आइडेंटिफाई करना, उसी को क्या बोलते हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। उनके लिए स्पेसिफिक प्लान बनाना, फिर अप्रोप्रिएट टेक्निक्स यूज करना। उसके अलावा फ्लेक्सिबल करिकुलम रखना, यानी बच्चों को उनकी जरूरियात के लिहाज से करिकुलम जो है चेंज कर सकना, यानी कि हर बच्चों का करिकुलम सेम नहीं रहना, उनको उनकी जो नीड्स है वो हिसाब से करिकुलम तैयार करते हुए उनको तालीम देना। एक स्कूल के टीचर्स के लिए गाइडलाइंस जारी करे, कौन बोलते नेशनल असेसमेंट सिस्टम पाराक। तो ये गाइडलाइंस यानी रहनुमाया खतूत को अपनाते हुए अपन उन लोगों को बेहतर से बेहतर टीचिंग करते हुए नए नए तरीकों से आरास्ता करना। नेक्स्ट है इन लोगों के लिए पॉलिसीज एंड स्कीम्स, SEDGS सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप, यानी ये बच्चे रिमोट एरिया से रहने की वजह से स्कूल नहीं आते, उन लोगों का सिटी से कनेक्शन नहीं रहता, इसी वजह से घर से स्कूल बहुत दूर रहने की वजह से वो स्कूल ड्रॉप आउट कर देते। ऐसे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देना, उन लोगों को बाईसाइकिल प्रोवाइड करना ताकि वो स्कूल को आ सके, उन लोगों को मोटिवेशन करना, पेरेंट्स की काउंसलिंग करना कि बच्चों को स्कूल भेजे। नेक्स्ट है क्वालिटी एजुकेशन, यानी अपने मुल्क में अगर अपन इंडिया में देखें तो गर्ल्स का क्वालिटी एजुकेशन बहुत कम है। सबसे पहले अपन पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज करना कि लड़की, पेरेंट्स के माइंड में रहता लड़कियों को क्यों एजुकेशन दे, ये चेंज करते हुए तमाम बच्चों को सिक्योरिटी के साथ तालीम देना, और ये स्कूल में सिर्फ फीमेल टीचर्स को ही अपॉइंट करना, दूसरे टीचर्स को नहीं अपॉइंट करना। ओके सुमैया, या यू हैव टू फिनिश, या लास्ट स्लाइड सर। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में करियर ऑप्शन को भी फोकस दिया गया, यानी बच्चे सिर्फ तालीम ही हासिल ना करें बल्कि तालीम के साथ साथ कुछ ना कुछ सीखें, इसकी वजह से उनको NCC ट्रेनिंग भी दी जा रही है। लास्ट स्लाइड, सेंसिटाइजेशन, यानी बच्चों के साथ जो है टीचर्स जो है जो बच्चों को न्यू एनवायरनमेंट फैला रहे,
उन लोगों के लिए न्यू एनवायरनमेंट जो दे रहे बच्चे उससे सेटिस्फाइड है ना। और इन स्कूल में जो है इंक्लूसिव एजुकेशन में बोलते हैं ट्रांसजेंडर लोग भी आते हैं तमाम, यानी अपने सोसाइटी में ट्रांसजेंडर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है ट्रांसजेंडर को भी ज्यादा फोकस किया गया है कि तमाम लोग उन लोगों के साथ मुतमईन सेटिस्फाई होते हुए एक ही जमात में तालीम दे। यही एन न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मेन एम है। 2020 तक ये एम पूरा होगा बल्कि वो कोशिश कर रहे। अपना लास्ट कंक्लूजन दिस थीम का बोल तो प्ले लर्न एंड ग्रो टुगेदर। थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। Yeah, good, Sumaya. Play, learn, and live together. This is a motto of NEP 2020. Children should learn through play, and they have to live together. They have to learn to live together. Very good. Next थैंक यू presenter. सर। Now you can continue. Is it audible? Yeah. So, this topic is on adult education. Yes. Now, first of all, we are going to discuss on what is meant by adult education. The adult education is a process in which men and women seek to improve themselves or society by. Yes. Continue, ma. Today, I am explaining about adult education. First of all, we are discussing about what is adult education. Adult education is a process in which men and women seek to improve themselves or their society by increasing their skill, knowledge, or sensitiveness. In this, mainly, adult education is nothing but the gaining of knowledge by through the men and women both is called adult education. It is distinct from the child education. It is a practice in which adults engage in systematic and sustained self-education, educating activities in order to gain new forms of knowledge, skills, attitudes, or values. For example, some of the examples of adult education are welding, carpentry, computer skills, and farm tourism. Here we see some of the pictures of the adult education. First picture is welding, and second picture is about carpentry. Third is about the computer skills, and fourth is about the farm tourism. It is nothing. It is also a type of education. Next, adult learning is of three types. First is formal, second is non-formal, and third is informal education. Formal means structured learning that typically takes place in an education or training institution, usually with a set of curriculum and carries credentials. Some examples of formal education are classroom instructions. We see classroom instructions, trainings, remote labs, etc. And here we come to non-formal education. In this, learning that is organized by educational institutions but non-credential. In this, only non-credential, non-formal learning opportunities may be provided in workplace and through the activities of civil society, organizations, and groups. In this, mainly education courses will become and girl guides, etc. And seminars will be also taken in the non-formal education. Next, we come to third adult learning, that is informal education. In learning that goes on all the time, resulting from daily activities related to work, family, community, or leisure. Example, self-directed learning includes network marketing, coaching classes, etc., mentoring, and performances. These are some of the examples of the informal education. Next, we come to adult education, how it is before NEP 2020 and after NEP 2020. We discuss few points on this. Adult education before NEP 2020. Before, how it is. Adult education can be understood as an extending educational options to those adults who have lost the opportunity and have crossed the age of formal education. Fully literate and educated workforce will be naturally lead to a huge increase in this productivity. Many in this mainly provided education for everyone. No is limited in this. Next, here we come to adult education after NEP 2020. How it is. We find that these are some of the requirements basically all
specifically, although it will be culminate favorably only after effective execution of ideas such as developing in this in this adult education, the main curriculum is ensuring infrastructure and universal access and personalized managers, instructors, as well as efficient teams. These are some of the examples of adult education of the NEP 2020. Here we see some of the pictures describing about the adult education. Next, we see the importance of adult education in India. See, adult education is included among the most important responsibilities of the government, as the eradication of illiteracy has been one of the major national concerns of the government of India since independence. The government launched the program of social education under the Community Development Program in 1952 as a part of the first 5-year plan. In the recent times, the government has launched the program called National Literacy Mission (NLM) for the spreading adult education in India. So these are some of the important points we are discussing. Importance of adult education. In India, very few populations of adults got the opportunity to complete their studies in childhood. There are many reasons which are responsible for the cause of the lack of adult education. Poverty is one of the significant factors which affected the adults not to get their education. Distance learning methods and night schools are two of those initiatives. And the practice of imparting education to the one who does not get the opportunity to study during childhood is adult education. For the progress of a country, the adults of the nation should be educated. Different programs like vocational training, professional development programs are organized to help the adult education. And there is a great role of adult education to allow workers to develop their skills and acquire new ones in the wake of the economic crisis. It gives adults a chance to retrain themselves, which is particularly important to people who will need to work past pension age and need to have support to train for a new role. Each working executive needs to keep himself abreast with the present work ethics, industry processes, and global best practices. Now, so the main all-over conclusion of this adult education is, unless the adults realize the importance of education, they would never understand the need to educate their own children. Education is one of the stepping stones for building a strong nation. Hence, there is a need for promoting adult education in a large scale in the country as a whole. I end this topic by saying a little poem. The education of the young mind took place behind closed doors. Because that mind, initially free, had to be taught the value of freedom. The education of the young mind took place in an open space because that mind, once closed, had to be set free. So thank you very much. Thank you, sir, for giving valuable time. Thank you, Sumaya. Thank you for your interest and curiosity to present, even though it is the problematic for you getting signals and getting over the terrace, and you are doing it very nice. Thank Very good. Next presenter. You must people trainees, you must take a little time. Yeah. Hello. Okay. Kaveri, Sir, ఇక్కడ పవర్ ప్రాబ్లం ఉంది సార్. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్, కొంచెం పవర్ ప్రాబ్లం ఉంది సార్. ఓకే, విల్ యూ ప్రెజెంట్ లేటర్? లేదు సార్, ఇప్పుడు చెప్తే సార్ కొంచెం అంత క్లియర్ గా కనపడకపోవచ్చు. నో ప్రాబ్లం. యా, ఓకే, ట్రై. ఓకే సార్. yes. Yeah, very good, wonderful. Yeah, I will do one thing. Yeah, I will put you in the pinning. Yeah, it's okay. Yes, there is a visible some extent. You can just go through it. Yes. Okay. My topic, sir, online and digital education. Very good. Dantlo ensuring. Sir, may I audible, sir? Yeah, audible, but your voice is breaking. Just try to keep it intact. Okay. Yeah. Okay, sir. Online and digital education, my topic. My topic. In this, ensuring equitable use of technology. So first, the road to digital literacy.
they have 3 ways. Information literacy, locate information from a variety of sources including print and digital, evaluate information for accuracy and credibility, use information to understand, explain, persuade and create. Next one, technology literacy, use online tools, applications to collaborate, share, create, inform and enrich. Third way, digital citizenship, use technology and internet responsibly and safely. There are 3 ways. ఇక్కడ చూస్తే ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ లైన్ ఎనీవేర్ ఎనీ టైమ్. ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎప్పుడైనా మనం ఎక్కడైనా నేర్చుకోవచ్చు. సార్ yes, next, yeah, continue. మనకు ఇప్పుడు న్యూ సర్కమ్స్టాన్స్ అండ్ రియాలిటీస్ వచ్చినప్పుడు మనం న్యూ ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకోవాలి. కాబట్టి నౌ దిస్ పాండమిక్ అండ్ ఎపిడమిక్ సిచ్యువేషన్ లో మనం ఒక స్టూడెంట్స్ కి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఇన్ పర్సన్ మోడ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. కాబట్టి అప్పుడు ఎన్ఈపి 2020 ఏం చేసింది, ఐ రికగ్నైజ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లెవరేజింగ్ ద advantages of technology and acknowledging the potential risk and dangers. Appudu pilot study here is the pilot study anamata. Pilot study ante is nothing but research lo oka research lo important stage. Pilot study. Okay sir, Yeah. pilot study Pilot. identify the benefits of online and digital education. Yeah. Alage and addressing the downsides, technology no downsides ni kuda identify chesindi. In this meantime digital platforms and ongoing ICT based educational initiatives ni kuda should be optimized and effective use and expanded anamata. expanded to meet current and future challenges, to provide quality education for all. Andarki quality education cheyadam kosam ee digital platforms and ongoing online education programs ni expand chesinది anamata. And second point, it is important that the use of technology for online digital education advocate the advances కన్సర్న్స్ ఆఫ్ ఈక్విటీ అన్నమాట. ఎలా ఉండాలి, అందరికి సూటబుల్ అండ్ అందరికి వస్తుందా లేదా అన్న ఒక ఆందోళన కూడా ఉందన్నమాట. అందరికి ఈక్వల్ గా ఉండాలి, సూటబుల్ కావాలి, ఒక మంచి వేలో టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకోవాలనేది సెకండ్ పాయింట్. థర్డ్ వన్ అంటే టీచర్స్ ఆన్లైన్ వేలో టీచర్స్ ఎఫెక్టివ్ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేటర్స్ కావాలంటే వాళ్ళకు రిక్వైర్డ్ ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఉండాలి. సో ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఉండాలి ఎఫెక్టివ్ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేటర్స్ కావాలంటే. తర్వాత మనం చూసుకుంటే ఓకే, మనము ట్రెడిషనల్ క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్న గుడ్ టీచర్ కెనాట్ బి అజ్యూమ్డ్ ఇన్ ఏ గుడ్ టీచర్ ఇన్ ఆన్లైన్ క్లాస్ రూమ్. అంటే ట్రెడిషనల్ క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్న గుడ్ టీచర్ కెనాట్ బి అజ్యూమ్డ్ ఇన్ ఏ గుడ్ టీచర్ ఇన్ ఆన్లైన్ క్లాస్ రూమ్. అజ్యూమ్ చేసుకోవడానికి అలా లేదు. ఎందుకంటే ఆన్లైన్ క్లాస్ రూమ్ లో గుడ్ టీచర్ కావాలంటే డిజిటల్ స్కిల్స్ ఉండాలి. కాబట్టి వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అవసరము. అలాగే మనం పెడగోగిలో ఒక డిఫరెంట్ అప్రోచ్ కావాలనుకుంటున్నాం. అందుకు ఆన్లైన్ అసెస్మెంట్ అనేది ఒక డిఫరెంట్ అప్రోచ్ అన్నమాట. ఆన్లైన్ అసెస్మెంట్ లో కూడా కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. లిమిటేషన్స్ చూసుకుంటే ఏమేమంటే బేస్డ్ ఆన్ ది క్వశ్చన్స్, ఎస్ఐ టైప్, వన్ వర్డ్, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్, అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది క్వశ్చన్స్. అంటే ఒక క్లాస్ కి ఎలాంటి ఎస్ఐ టైప్స్ కాకుండా వన్ వర్డ్ ఆన్సర్స్ కానీ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ కానీ అలా ఉండడం. నెక్స్ట్ వాటి అంటే నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం కానీ పవర్ ఇంకా అనలిటికల్ ప్రాక్టీసెస్. పిల్లలు ఎప్పుడు బుక్ లోనే రాస్తారు కదా, వాళ్ళు ఫోన్ లో ఒక ఎగ్జామ్ ని అటెండ్ చేయడం అంటే అదొక అనలిటికల్ ప్రాక్టీసెస్ అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. వాళ్ళకు కొత్త రకం, కొత్త ఎన్విరాన్మెంట్ లాగా అనిపిస్తుంది. కొంతమందికి అది సూటబుల్ అవుతుంది, కొంతమందికి సూటబుల్ కాదు. కాబట్టి ఇది ఒక డిసడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్, ఇన్ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ బ్లెండెడ్ with experimental and activity based learning. It will tend to screen based education
it is less focus on the less focus on the social, అంటే సోషల్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ సైకోమోటర్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. దర్ ఇస్ అక్కడ సైకోమోటర్ యాక్షన్స్ చాలా తక్కువ ఇన్ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ లో. ఇది ఒక డిసడ్వాంటేజ్ మనకు ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ లో. ఇక్కడ చూసుకుంటే అకార్డింగ్ టు ఎన్ఈపి, ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ టెక్నాలజీస్ and emerging the importance of leveraging the technology for online digital teaching learning lo at all levels from school to higher education చూసుకుంటే this policy recommend the following key initiatives. ఏవి అంటే pilot study for online education, digital infrastructure. ఫస్ట్ ఒక్కొక్క దాని గురించి చెప్పుకున్నాం అనుకోండి. పిల్లట్ స్టడీ అంటే ఏంటి అంటే సారీ సార్ ఓకే ఇట్స్ ఆల్ రైట్. పైలట్ స్టడీ ఫర్ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఒక స్టడీ రీసెర్చ్ లో ఇంపార్టెంట్ స్టేజ్ అన్నమాట పైలట్ స్టడీ అనేది. ఇది ఏదానిపైన అంటే బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఎడ్యుకేషన్ విత్ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ పైన రీసెర్చ్ చేసింది. అలాగే అడ్రసింగ్ ద డౌన్ సైడ్స్ ఆల్సో ఇన్ టెక్నాలజీ. అలాగే రిలేటెడ్ ఏరియాస్ లైక్ ఎలా స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ డివైస్ అడిక్షన్, అలాగే స్టూడెంట్ డివైస్ అడిక్షన్, ఓకే మోస్ట్ ప్రిఫర్డ్ ఫార్మాట్స్ ఆఫ్ ఈ కంటెంట్ ఎలక్ట్రానిక్ కంటెంట్ పైన. దీని యొక్క రిజల్ట్ ఎలా ఉందంటే పబ్లికల్లీ కమ్యూనికేట్ అయింది అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూసుకుంటే, డిజిటల్ అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్స్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే నెసెసిటీ అన్నమాట. ఏదైతే ఇప్పుడు మనకు ప్రజెంట్ వాటర్, పవర్ ఎట్లా అవసరమో ఇప్పుడు మనకు డిజిటల్ అలానే అవసరం అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఆన్లైన్ టీచింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ అండ్ టూల్స్. ఆన్లైన్ టీచింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఏమున్నాయి? దీక్ష, స్వయం, అలా దాని కానీ లెర్నింగ్ గేమ్స్ అండ్ సిమ్యులేషన్స్, వాటిలో ఇది యూజ్ అవుతుంది అనమాట. డిస్మెంటేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వైడ్ స్ప్రెడ్ కావడం. అంటే ద రిలయబుల్ బ్యాకప్ మెకానిజం ఫర్ డిస్మినేషన్ ఆఫ్ ఈ కంటెంట్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్. దీంట్లో చెప్పుకోవచ్చు మనం. అడ్రసింగ్ ద డిజిటల్ డివైడ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు డిజిటల్ కంటెంట్ అనేది అన్ని లాంగ్వేజెస్ లో అవైలబుల్ కావాలి. అప్పుడు టీచర్స్ కి ఇన్ ద మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళకి రీచ్ అవుతుంది. ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ వర్చువల్ ల్యాబ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ త్రూ కంప్యూటర్, త్రూ ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ ద్వారా చెప్పడం అన్నమాట. ఇంటరాక్షన్ కానీ ఏదన్నా. ట్రైనింగ్ అండ్ ఇన్సెంటివ్స్ ఫర్ టీచర్స్. ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎంకరేజింగ్ ద టీచర్స్. ఇప్పుడున్న ఎన్ఈపి 2020 ఏం చెప్తుందంటే లెర్నర్ సెంట్రిక్ పెడగాగిలో టీచర్స్ ఎలా ఉండాలంటే ఒక హైలీ కంటెంట్ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేటర్ క్రియేటర్స్ గా రెడీ కావాలన్నమాట బై యూజింగ్ ఎడ్యుకేషన్ టెక్నాలజీస్. దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏముందంటే ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఒక టీచర్ ఉంది. ఏంటిది అంటే ఒక యాక్టివ్ స్టూడెంట్ ని ఎంగేజ్మెంట్ విత్ ద కంటెంట్ అండ్ విత్ ద ఈచ్ అదర్. ఒక యాక్టివ్ స్టూడెంట్ ని ఎంగేజ్ చేస్తుంది అనమాట కంటెంట్ లో కానీ అండ్ విత్ ఈచ్ అదర్, అంటే ఇంటరాక్షన్. నెక్స్ట్ ఆన్లైన్ అసెస్మెంట్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్. కొన్ని ఏజెన్సీస్ అంటే నేషనల్ అసెస్మెంట్ సెంటర్ అండ్ అదర్ ఏజెన్సీస్ కొన్ని డిజైన్ చేసినాయి అనమాట. కొన్ని అసెస్మెంట్ రూబ్రిక్స్ కానీ స్టాండర్డైజ్డ్ అసెస్మెంట్ అనాలిటిక్స్ అనేవి కొన్ని డిజైన్ చేసినాయి, వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసినాయి. నెక్స్ట్ దీంట్లో పైలట్ స్టడీ ఏం చేస్తుందంటే 21st సెంచరీ స్కిల్స్ పైన అసెస్మెంట్ ఉండడానికి ఒక పైలట్ స్టడీ చేస్తారు అనమాట. 21st సెంచరీ స్కిల్స్ పైన ఫోకస్ చేసి ఒక అసెస్మెంట్ బై యూజింగ్ ఎడ్యుకేషనల్ టెక్నాలజీ ద్వారా చేస్తారు. నెక్స్ట్ బ్లెండెడ్ మోడల్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బ్లెండెడ్ అంటే కంబైనింగ్, అంటే ఒక ట్రెడిషనల్ క్లాస్ రూమ్ ప్లస్ ఆన్లైన్ క్లాస్ రూమ్ లాగా ఉండాలి. అంటే ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ యూజ్ చేస్తూ మళ్ళీ నార్మల్ క్లాస్ రూమ్ లెక్క ఉండడం అనమాట. చూస్తే నెక్స్ట్ లేయింగ్ డౌన్ స్టాండర్డ్స్
ఆన్ ది రీసెర్చ్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అండ్ డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా చూసుకుంటే డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా చూసుకుంటే NETF అనే ఒక ఏజెన్సీ అండ్ అదర్ ఏజెన్సీస్ ఏం చేసినాయంటే కొన్ని సెటప్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ కంటెంట్ అండ్ టెక్నాలజీ పరంగా పెడగోగి ఆఫ్ ఆన్లైన్ డిజిటల్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ పైన కొన్ని అరేంజ్ చేసినాయి అనమాట. ఈ స్టాండర్డ్స్ will help to formulate the guidelines for e-learning by school state boards కానీ school complexes, HES higher education institutions వాటి ద్వారా గైడ్లైన్స్ ఫార్ములేట్ చేయడానికి ఉంటది. ఇన్ని ఉన్నాయి దీంట్లో. ఏంటి ఫస్ట్ కంక్లూడ్ సార్ మే ఆడిబుల్ సార్? సార్ ఎస్ రే వినిపిస్తుంది కావేరి. సార్ ఉన్నారా? కాల్ మాట్లాడుతున్నాడు సార్. ఓకే. ఇంకా దీని ఫైనల్ గా ఏం చెప్తామంటే టెక్నాలజీ ఈజ్ అ జర్నీ నాట్ ఎ డెస్టినేషన్. అంటే ఇంకా దీంట్లో జర్నీ ఉంటది అనమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ టెక్నాలజీ ఈజ్ ర్యాపిడ్లీ ఎవాల్వింగ్. అంటే ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతూ ఉంటది అనమాట. వాటికి మనం అడాప్ట్ కావాలి, అదే బెస్ట్. దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్తున్నామంటే టుడే చిల్డ్రన్ టుమారో సిటిజన్ అంటాం కదా. ఇప్పుడు NEP 2020 వచ్చిన తర్వాత టుడే చిల్డ్రన్ టుమారో డిజిటల్ సిటిజన్ కావడానికి అవకాశం ఉంది. అంతే. ఈ ఆన్లైన్ అండ్ డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా పిల్లలు ఎక్కడన్నా ఎలా అన్నా జీవిస్తారు. అండ్ ఒక వీలుంటే వాళ్ళు ప్రపంచాన్ని ఏలేస్తారు, అలా రెడీ అవుతారు సార్. ఇంతే సార్. ఓకే. ఓకే కావేరి. ఇట్ వాజ్ నైస్. సూపర్ కావేరి. For your wonderful presentation, but though it is not visible properly, but I appreciate your efforts and your enthusiasm, even though there is no power. Very good. Now the next speaker, next presenter, Bhargavi, would you like to continue? Good evening, sir. Who is? Sir, Sumaya, I don't have that much charging in my phone, so I want to present first. Yes, continue. Yeah. Share screen, sir. Can I? No, you can do now. Online NEP మీద Yes, Sumaya. Yeah, good evening, one and all. So today my topic is vocational education. Firstly, I want to discuss a few points about NEP. So the National Education Policy is basically a comprehensive framework that is required to guide the development of education in our country. So new education policy was launched on Wednesday, July 29, 2020. The first education policy was passed in the year 1986. Till date, India has had 3 NEPs till now. The first one is in 1968 and the second one is 1986 and later got revised in 1992. And the third one, that new policy, was released on 29 July 2020. So firstly, so my theme is vocational education. So what is vocational education? Vocational education is the education that prepares people to work in a trade, a craft, a technician, or in support role in profession such as engineering, nursing, medicine, or architecture or law. Vocational education is sometimes referred to as career education or technical education.
if overall अगर हम देखेंगे vocational education क्या है बोले तो it is a one type of informal plus technical education. इस यानी कि इसमें उन स्किल्स को सिखाया जाता है जो जॉब के लिए ओरिएंटेड रहते हैं यानी कि फायदेमंद होते हैं. अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो एक बच्चे को अगर कारपेंट्री का काम सीखना हो तो उसको कारपेंट्री के स्किल्स सिखाए जाते हैं. ऐसे ही इलेक्ट्रिशियन, मेटल वर्क, गार्डनिंग, फॉरेस्ट्री, पॉट मेकिंग, ये तमाम ऐसे स्किल्स है जो पर्टिकुलरली जॉब से रिलेटेड रहते हैं. तो इसी को वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं. सो रिसेंटली 1 मिनट रिसेंटली एनईपी में वोकेशनल एजुकेशन को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई और इसको स्कूल और कॉलेज लेवल पे भी इंट्रोड्यूस करने के लिए बात की गई. सो एनईपी 2020 मोर फोकस ऑन वोकेशनल स्टडीज इन स्कूल लेवल. एवरी चाइल्ड टू लर्न एटलीस्ट वन वोकेशन एंड एक्सपोज टू सेवरल मोर. यानी कि जब बच्चा स्कूल या अपने हायर एजुकेशन कंप्लीट करता है तो वो एक कुछ ना कुछ एक स्किल सीख लेना चाहिए. और सैम्पलिंग ऑफ इम्पोर्टेंट वोकेशनल क्राफ्ट सच एज कारपेंट्री, electric work, metal work, gardening, pottery making, etc. as decided by the state and local committee during the grade 6 and 8. और 2025 तक एक टारगेट रखा गया है कि एटलीस्ट 50% ऑफ लर्नर थ्रू द स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम शैल हैव एक्सपोज टू द वोकेशनल एजुकेशन. और 10 days बैगलेस इंटर्नशिप विथ लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स सच एज कारपेंटर, गार्डनर, आर्टिस्ट एक्सेट्रा फॉर द ग्रेड 6 to 8. और इसी के साथ साथ वोकेशनल कोर्स को भी ऑनलाइन मोड के लिए भी अवेलेबल किया गया है. अब अगर हम इसके वोकेशनल एजुकेशन के बेनिफिट्स देखेंगे तो वोकेशनल एजुकेशन हेल्प पीपल इन बेटर परफॉर्मेंस फॉर द जॉब एज दे एक्वायर अ ग्रेट लर्नर एक्सपीरियंस. वर्किंग प्रोफेशन गेट अ चांस टू अर्न द स्किल्स व्हाइल मेकिंग मनी. अगर हम वोकेशनल एजुकेशन को क्लासरूम के लेवल पर भी इंट्रोड्यूस करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, क्लासरूम में बैठे बैठे ही मार्केट के जो भी नॉलेज रहती है वो गेन कर सकेंगे. और इट जनरेट द एम्प्लॉयमेंट आल्सो. और अगर इफ स्टूडेंट्स इंगेज रहे वोकेशनल एजुकेशन में तो उन लोगों की फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव रहती है. और अगर चैलेंजेस देखेंगे तो ये बार अगर आप ये ग्राफ में देखेंगे तो ओनली 8% ही फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग है इंडिया में अगर कंपेयर करें दूसरे कंट्रीज से. और क्योंकि इन आवर कंट्री different institutes impart vocational training but they don't have the coordination among themselves. और vocational और information भी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है. और इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना डेवलप नहीं है और साथ ही साथ उतने ट्रेन टीचर्स भी नहीं है जो ये वोकेशनल एजुकेशन को प्रोवाइड कर सके. तो हम लोगों को क्या और अवेयरनेस की और इसके ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है. तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा इसको अवेयर करना चाहिए और इसको हम टेक्नोलॉजी के जरिए भी इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं. सो थैंक यू वन एंड ऑल. Okay, thank you, Sumaya. Thank you for your Thank you. presentation. Good. Next speaker, who is the next presenter? Good evening, sir. Good evening. Who is that? Yes. Naushin Begum, sir. Screen. Sir, screen share, sir. Share screen, sir. Yeah. Who's it? No, Sumaya, you can stop karo pale. Now it is visible. Yeah, it is visible, Bhargavi. Now you can start. Yeah. Okay. Present it. Yes. Okay, sir, I'll present it. What is the digital online learning? I am starting. It means and typing of learning that includes using digital technology that includes student talking courses, online courses, but it also includes student doing internet researches or watching online videos in the classroom. And the teacher has to motivate the child using digital tools like laptop, smartphone, etc. The world today totally have become a complete digital tool. It is visible, sir? Yes, Bhargavi. It's visible. It's visible. Okay. See next. One minute.
1 minute. It is visible. Yes, Bhargavi. Kids are No, Bhargavi. One slide. एक ही बता रही slide. now creates different world that of their parents, cell phone, computer, YouTube, etc. and No, Facebook. see, yes, continue. Okay, sir. Hmm. You can see here now that nowadays the digital tools are using more comparing to interaction. Okay. See how the world will change in a few years. It becomes completely digital. You can see the children will interact in such a way that how we will live బ్రతకడానికి అన్నం ఎలా తింటామో అలాగే ఒక ల్యాప్టాప్ కానీ ఒక ఫోన్ కానీ అలా ఎడ్యుకేషన్ లో ఒక మేజర్ రోల్ అవుతుంది. Some of the disadvantages of online classes are lack of problems. It affect on our eyes because for small age children it affect quickly comparing to certain age. Little or no face-to-face interaction, more work, lack of low even more intensive requirement for self-direction. Continue, Bhargavi. Huh? Right. Bushra, topic will also. Bushra? Yeah. Hello. Yes. Good evening to everyone. Yes, sir. Good evening to everyone. My topic is curriculum and pedagogy in school. Learning should be holistic, integrated, enjoyable and engaging. यानी स्कूलों में निसाब और दुरुस्त तदरीस तालीम को मजमूई जम काबिल लुत्फ और दिलचस्प होना चाहिए. नए ढांचा जो 5+3+4 डिजाइन में स्कूल निसाब और दुरुस्त तदरीस की तंजीम, यानी कि पहले था कि 10+2+ और 3+, पहले था कि 10+2+3+, यानी कि 10 इयर्स का जो था कि स्कूलिंग और 2 इयर्स का जो इंटरमीडिएट और 3 इयर्स का जो ग्रेजुएशन का था. अब इसे न्यू फॉर्मेट जो तैयार किया गया है जो वो है कि 5+3+3+4, ये पूरा 15 साल का टोटल सिस्टम तैयार किया गया है. इस तरह इसे 4 स्टेज पर बांट दिया गया है. पहला स्टेज है जो 5 साल का है और यहाँ पे बच्चे की उम्र 3 से 8 साल की होगी. इस तरह इस स्टेज को फाउंडेशनल स्टेज कहा जाता है, यानी कि इसमें बच्चा खेलते कूदते पढ़ाई हासिल करेगा. और ये 5 साल के मरहले में जैसे कि 3 साल आंगनवाड़ी का होगा और 2 साल जो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास होगी. इसका नेक्स्ट स्टेज है जो 3 साल का है. इसमें बच्चे की उम्र 8 से 11 साल की होगी. इसमें क्लासेस होंगे 3rd, 4th, 5th होंगे. इस तरह इस स्टेज को प्रिपरेटरी स्टेज कहा जाएगा. और नेक्स्ट स्टेज है जो 3 साल का है. इस स्टेज में 11 से 14 साल की उम्र होगी. इसमें की क्लासेस 6th to 7th, 8th क्लासेस होंगे. इसको मिडिल स्टेज कहा जाता है. और लास्ट स्टेज है जो 4 साल का है, जो इसमें बच्चे की उम्र 14 से 18 साल की होगी. इसमें क्लासेस होंगे 9, 10, 11, 12 होंगे. इसको सेकेंडरी स्टेज कहा जाता है. यानी कि स्कूल की तालीम के निसाब और तदरीसी ढांचे की तश्कील नौ के लिए की जाएगी ताकि इसको अपनी तरक्की के मुख्तलिफ मराहल में सीखने वालों की तरक्याती ज़रूरत और मफादात से मुताल्लिक़ और मुताल्लिक़ा बनाया जाएगा. नेक्स्ट है सीखने वालों की मुकम्मल तरक्की, यानी कि तमाम मराहल में निसाब तालीम और तदरीसी सलाहत का कुलीदी जोर ये होगा कि निज़ाम तालीम को हक़ीक़ी फ़हम की तरफ ले जाने और सीखने की तरीक़ों की तरफ रवाना होंगे. यानी कि मिसाल के तौर पर रोटी सीखने की सकाफ़त से दूर रहना जिस तरह आजकल मौजूद है. देखिए तालीम का मकसद न सिर्फ इल्मी नशोनुमा होगी बल्कि किरदार की तश्कील और 21वीं सदी की कुलीदी सलाहियत से आरास्ता इज्तिमाई अच्छे गोल अफराद पैदा करना भी है. यानी इन अहम अहदाफ को हासिल करने के लिए निसाब और दुरुस्त तदरीस के तमाम पहलुओं को दोबारा से तश्कील दिया जाएगा.
نصاب کے فریم ورک اور لین دین کے طریقہ کار کو تیار کیا جائے گا. اس طرح نیکسٹ ہے ضروری سیکھنے اور تنقیدی سوچ کو بڑھانے کے لیے نصاب کے مواد کو کم کریں. یعنی کہ تنقیدی سوچ اور زیادہ جامع تفتیش پر مبنی, دریافت پر مبنی, مباحثہ پر مبنی اور جگہ بنانے کے لیے تجزیہ پر مبنی تعلیم کے لیے ہر مضمون میں اس کے بنیادی لوازمات کو کم کیا جائے گا. اس سے درست و تدریس کا اہتمام زیادہ انٹریکٹیو انداز میں کیا جائے گا اور سوالوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. نیکسٹ ہے تجربہ کار سیکھنا. یہ ہے تجربہ کار سیکھنا. یہ ہے آرٹ انضمام ایک کراس نصاب تعلیم ہے جس میں آرٹ اور ثقافت پہلوں اور شکلوں کو مضامین میں تصورات کو سیکھنے کی بنیاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. تجرباتی تعلیم پر زور دینے کے حصے کے طور پر آرٹ انٹیگریٹڈ تعلیم نہ صرف خوشگوار کلاس تخلیق کرنے کے لیے بلکہ ہر سطح پر درست تدریس عمل میں ہندوستانی فن و ثقافت کے انضمام کے ذریعے ہندوستانی اخلاقیات کو تقویت بخشنے کے لیے بھی کلاس روم لین دین میں سرایت کرے گا. یعنی کہ تمام مراحل میں تجرباتی سیکھنے کو اپنایا جائے گا. مثال کے طور پر جس میں ہاتھ سے سیکھنے کا فن اور آرٹ سے وابستہ اور کھیلوں سے مربوط تعلیم, کہانی سنانے کی بنیاد پر درست تدریس. کورس کے نیکسٹ ہے کورس کے انتخاب میں لچک کے ذریعے طلباء کو بااختیار بنائیں. یعنی یہ ہے طلباء کو اضافی لچک اور مطالعے کے لیے مضامین کا انتخاب. نصاب سیکنڈری اسکول جس میں جسمانی تعلیم, آرٹس اور دستکاری اور پیشہ ورانہ مہارتوں کے مضامین شامل کیا جائیں گے تاکہ وہ مطالعہ زندگی کے منصوبوں کی اپنی راہیں ترتیب دے سکے. نیکسٹ ہے بازبانی اور زبان کی طاقت. اساتذہ اور طلباء کے مابین نقطہ نظر کو استعمال کرنے کی ترغیب دی جائے گی جس میں دو لسانی تدریسی سیکھنے. اس طرح اعلیٰ معیار کی کتابیں بشمول سائنس مادری زبان میں دستیاب کیا جائے گا. اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر کوشش جلد کی جائیں گی. تمام زبانیں طلباء کو اعلیٰ معیار کے ساتھ پڑھائی جائیں گی. نیکسٹ ہے ضروری مضامین صلاحیتوں کا نصاب انضمام. یعنی طلباء کو چھوٹی عمر میں ہی جو کچھ صحیح ہے کرنے کی اہمیت سکھائی جائے گی اور اخلاقی فیصلے کرنے کے لیے ایک منتخب فریم ورک دیا جائے گا. یعنی کہ ہر طالب علم جو 6 تا 8 سال کے دوران ایک تفریحی کورس کرے گا جس میں سروے اور اہم پیشہ ورانہ دستکاری جیسے کہ کارپینٹری اور برقی کام, دھاتی کام, باغبانی, مٹی کے برتن سازی وغیرہ. اور نیکسٹ ہے قومی تعلیمی نصاب کا فریم ورک برائے اسکول ایجوکیشن NCFSC. اسکول ایجوکیشن کے لیے ایک نئے اور جامع قومی نصاب فریم ورک کی تشکیل کے ذریعے کیا جائے گا. یعنی NCFSC 2020 تا 2021 NCERT جو دستاویز کو ہر NCFSC 5 تا 10 سال بعد ایک بار پھر نظر ثانی اور اپڈیٹ کیا جائے گا. نیکسٹ ہے مقامی مواد اور ذائقہ والی قومی درسی کتب. اس کا مقصد طلباء اور تعلیمی نظام پر درسی کتاب کی قیمتوں کے بوجھ کو کم کرنے کے اس طرح کی معیاری نصابی کتابیں جنہیں پیداوار طباعت کی لاگت سے سب سے کم قیمت فراہم کرنا ہے. یعنی اب یہ کیا گیا ہے کہ NCERT اور SCERT جو اسکولوں اور اساتذہ کرام کی مدد سے اسکولوں کے تھیلوں اور درسی کتاب کے وزن کو نمایاں طور پر کم کرنے کی کوشش کرے گی. نیکسٹ ہے ہونہار طلباء یا خصوصی صلاحیتوں والے طلباء کے لیے معاونت. یعنی کہ ہر طالب علم میں فطری صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں جن کو دریافت کرنا, ان کی پرورش کرنا اور پروان چڑھانا اور ترقی کرنا ضروری ہے. اسی کے لیے NCERT اور SCERT ہونہار بچوں کی تعلیم کے لیے رہنما اصول تیار کرے گا. اور جب انٹرنیٹ سے منسلک اسمارٹ فون تمام گھروں اور یا اسکولوں میں دستیاب ہو جائیں گے تو مشترکہ مفادات کے لیے کوئز مقابلے اور آن لائن کمیونٹی والے آن لائن ایپس تیار کی جائے گی اور تمام اقدامات بڑھانے کے لیے کام کرے گی. تھینک یو سر. Okay, very good, Naushin. Okay. Thank you, sir. Yeah. The NEP 2000 Sirisha, you can continue. today's topic on online and digital education. New circumstances and realities require new initiatives. The recent rise in epidemic and pandemics necessitates that we are ready with alternative modes of equality education whenever and wherever. Traditional and in-personal modes of education are not possible. In this regard,
The NEP 2020 organizes the importance of leveraging the advantages of technology, its potential, risk and dangers. In this meantime, the exciting of digital platforms and ongoing ICT-based educational initiatives must be optimized and expanded to meet the current and future challenges in providing quality education for all. It is important that the use of technology for online and digital education adequately addresses concepts of equality. Teachers require suitable training and developed to be effective online educators. It cannot be assumed that a good teacher in a traditional classroom will automatically be a good teacher in online classroom. Further, unless online education is blended with experimental and activity-based learning, it will tend to become a screen-based education with limited focus on the social, affective, and psychological dimension of learning. Thank you, sir. Okay, good. Okay, Respected sir and my dear friends, good evening. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मेरा उन्वान है स्कूलिंग एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन. स्कूलिंग एजुकेशन पहले 3 दहे के बाद ये थर्ड टाइम बना NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. इसमें बहुत सारे चेंजेस आए. इसमें से जो मेन चेंजेस है मैं उसके बारे में बात करूंगी. पहला जो चेंज है इसमें क्या करे 2030 तक इंडिया में पूरा 100% लिटरेसी लाने की कोशिश कर रहे, इसलिए इसमें एक पॉइंट है. और सेकेंड इसमें क्या करे, दूसरा चेंज मदर टंग में यानी मादरी जबान में तालीम देने के लिए रखे. और जो स्कूलिंग जो जैसा हम सोचते थे पहले, हाँ हमारे पास स्कूलिंग थी कि हमको पढ़ाना है, क्लास में जाना है, आना है, लेकिन अब ऐसा नहीं है. रट्टू नहीं है, बोर्डिश नहीं है, सिर्फ हम बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल करके पढ़ाना है. और बोलते सो हमको पहले क्या करते थे, सिर्फ एग्जाम बेस पे एग्जाम्स होते थे और हम लोग को क्या करते रिपोर्ट देते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमको अब क्या करना है, बोर्ड एग्जाम. हमारे पास रिपोर्ट्स के वास्ते कुछ भी नहीं है, होलिस्टिक यानी पूरा टोटली हमारा पूरा. यानी अगर मैं मैथ्स अच्छा पढ़ लेती, मेरे को अब लैंग्वेज नहीं आती, तेलुगु लैंग्वेज नहीं आती, यानी इसके बेस पे नहीं होता था, हमको हर तरह से देखा जाता था और हमको पास कराना है. और एक क्या करे, पहले 2+3 था हमारे पास 2+3 ये फ्रेम था एजुकेशन का. यानी 10th तक पढ़ना SSC, उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकेंडरी एजुकेशन और इंटरमीडिएट एजुकेशन. लेकिन अब क्या करे, पहले सिर्फ जो पैसे वाले यानी अमीर लोग जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते थे वो लोग क्या करते थे, अपने बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन दे सकते थे. लेकिन जो गरीब थे उन लोगों के पास अवेलेबल नहीं था, उन लोगों के पास कुछ भी पैसा वैसा, तो उन लोग नहीं दे सकते थे. लेकिन अब इस पे खास तवज्जो दिए कि हमारे हर बच्चों को, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबको क्या करना है, प्री प्राइमरी एजुकेशन देना है. इसके वास्ते 4+3+2+2 का 5+3+3+4 का क्या करे, एक नया ढांचा बने. और क्या करे, हमारे पास क्या है, बहुत सारे हमारे पास इंजीनियर्स है और इलेक्ट्रिशियंस है और कारपेंटर्स है. इन लोगों के पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, ये बहुत सारे सिर्फ डिग्री तक ही महदूद कर रहे हैं, इन लोगों के पास कोई जॉब नहीं है. लेकिन क्या करें, हम हमारे इंडिया को तरक्की में इनकम में भी हमारा डेवलप होना बोल के क्या करे, वोकेशनल को क्या करे 6th क्लास से लागू कर दिए हमारे एजुकेशन में. यानी बच्चा क्या करना है, 6th क्लास से वोकेशनल भी पढ़ना है, उसको साथ पढ़ाई के साथ साथ एक फन भी आना उसके पास. ये था स्कूलिंग एजुकेशन में नए चेंजेस. इस तरह अब हायर एजुकेशन को क्या करे, ज्यादा फोकस क्या करे, इसमें फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करे. इसमें क्या करे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने जो फ्रेंड्स, हम BIPC वाले
اور बोलते सो सीईसी वाले एमपीसी वाले इस तरह क्या करें सब लोग बाउंड्री बना बना के रख दिए थे, हम आपसे बात नहीं करना, हम एमपीसी वाले। ये इसको क्या करें, ये बाउंड्री जो थे इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें, इसको तोड़ने की कोशिश करें। हम क्या कर सकते हैं, अब एनईपी 2020 के तहत क्या कर सकते हैं कि हम एमपीसी भी पढ़ सकते हैं, बाईपीसी भी पढ़ सकते हैं, हमेशा इधर से उधर जा सकते हैं। सिर्फ एक ही हम 5 साल तक हम सीसी पढ़ेंगे, हम सीसी पढ़ लिए, हमको लॉ पसंद था, हम करें। अब हमारा एकदम से हमको मैथ्स पढ़ना है तो हमको फिर बहुत पीछे जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। हम अब क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हमारी ये जो सीसी की एजुकेशन थी इसको हम एमपीसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा बने, फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करें और होलिस्टिक बनाने की कोशिश करें जहाँ तक हो सका वहां तक। गुड पॉइंट्स ऑफ एनईपी 2020, यानी इसमें से थोड़े और चेंजेस जो सब में इसमें क्या करें, फोकस सबसे ज्यादा फोकस क्या करें, बच्चे की स्किल्स पे करें। बच्चा किस चीज में माहिर है उसमें क्या करें, एनालिसिस करने की, क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करने की और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इन चीजों पे क्या करें, सबसे ज्यादा फोकस करें। उसके बाद क्या, उसके बाद 6% ऑफ जीडीपी, हमारे हिंदुस्तान का 6% जो इनकम है वो एजुकेशन पे लगाते बोल के आशीष नहीं बोल रहे। ये जब फर्स्ट टाइम जो एनईपी फर्स्ट टाइम 1986 में बना था ना, जब से बोल रहे हर कोई आ रहा, सिर्फ हर कोई जो हुकूमत जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बन रहे, हर कोई बोल रहे कि आ रहे हम 6% देंगे बोल रहे खाली, लेकिन लगा रहे कुछ भी नहीं। 2008 में हमारे पास हम एजुकेशन पे जीडीपी दिए थे 0.86%, इतनी जीडीपी दिए थे। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, अब 2019 का देखे तो 0.06 इतना ही जीडीपी मिला। तो अब जीडीपी 6% देना है या नहीं देना है, इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस करें। और क्या करें, टेक्नोलॉजी डिजिटल एजुकेशन को क्या करें, एक बहुत बड़ा अहाता दिए एनईपी 2020 में। थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर। Nice, Amina. Hello, sir. Okay, finish? Yes, sir. Okay, good. Thank you, sir. Nice, Amina. 2020. Yes, now you can start. Yes, sir. Sananju. My theme is online and digital education that ensure equity use of technology. Online and digital तालीम जो टेक्नोलॉजी के मसावी इस्तेमाल को यकीनी बनाती है। ऑनलाइन तालीम और डिजिटल तालीम, डिजिटल लर्निंग को वेब पर मबनी सीखने से ताबीर किया जा सकता है जो तुलबा को मालूमात फराहम करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर मौसूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वीडियो और लेंस जैसे यूट्यूब वगैरह जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दस्तियाब हैं। तालिब इल्म किसी भी वक्त किसी भी मसले के बगैर इस नुकसान पे नजरसानी करेंगे। तालिब इल्म आसान इक़दामात के साथ अपने मौजू को अमली को साफ कर सकते हैं। 60% तालिब इल्म बेहतरीन तरीके से स्मार्ट चीज़ों के साथ साथ नए टेक्नोलॉजी और महारत सीखते हैं। 40% तालिब इल्म वो महारत सीखते जो अपने आसपास आसानी से दस्तयाब नहीं है, जो जैसे कि खाना पकाना या फिर डिज़ाइन तैयार करना वगैरह वगैरह। ऑनलाइन तालीम की अहमियत, इंटरनेट और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई दस्तयाब के साथ तुलबा किसी भी वक्त और किसी भी जगह तक मालूमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं, जो आमतौर पर सिर्फ रिवायती क्लासरूम के जरिए दस्तयाब होता है। मुतालिए से पता चलता है कि जब हम टेक्नोलॉजी की मदद से पढ़ते हैं तो ऑनलाइन क्लासरूम में तुलबा ज़्यादा मौसर और दिलचस्प अंदाज में सीख सकते हैं। ऑनलाइन तालीम असातिज़ा और तुलबा को अपनी तालीम की रफ्तार में मुतय्यन करने के काबिल बनाती है और इसमें एक शेड्यूल तरतीब देने में इजाफी लचक होती है जो बड़ा एक एजेंडे के मुताबिक होता है। इसके नतीजे में ऑनलाइन तालीम प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने से काम और तालीम को बेहतर तवाज़ुन कायम होता है और कुछ तर्क करने की जरूरत नहीं है। तहुरा आपका माइक ऑन है, बंद करो। तहुरा
اہمیت انٹرنیٹ اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو بڑھاتے ہوئے دستیاب کے ساتھ طلباء کسی بھی وقت کسی بھی رسائی آن لائن تعلیم سیکھنے کے کچھ فائدے. دور دراز طالب علم آسانی سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. سیکھنے والے کو عمر کی کوئی حد نہیں ہے. آن لائن سیکھنے میں جغرافیائی رکاوٹ نہیں ہے. اس سے سیکھنے والے کا وقت بچ جاتا ہے. آن لائن سیکھنا مہنگا نہیں ہے. اس کے لیے کسی بھی بنیادی ڈھانچے کی ضرورت نہیں ہے. طالب علموں کو سیکھنے کے لیے طالب علم مدد اور استعمال کر سکتے ہیں اور وسائل بھی. مطالعہ طالب علم کو آسانی سے طلباء کو اور سیکھنے والوں کے لیے دستیاب ہے. آن لائن سیکھنا زیادہ مؤثر ہے کیونکہ اس کے ساتھ مختلف تدریسی اموات بھی موجود ہیں. آن لائن لرننگ لیکچر کے طریقوں سے پاک اور اس میں دیگر طریقے بھی شامل ہیں. مظاہرہ، منصوبے اور طریقے سے اسی طرح. آن لائن سیکھنے کے کچھ نقصانات. طالب علم اساتذہ کا کوئی رشتہ نہیں. طالب علم تنہا سیکھنا پڑتا ہے. تصور کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا اور ہدایت کی مدد. اب انٹرنیٹ پیکج بھی اتنا مہنگا ہے. سستے انٹرنیٹ کی رفتار بہت زیادہ ناکامی ہے. آن لائن سیکھنے کی کلاس روم بات چیت غائب ہے. انٹرنیٹ پہ صرف محدود مواد دیا جاتا ہے. ہر شخص انٹرنیٹ کو چلانے کے قابل نہیں ہے. دیہاتی افراد طالب علم کمپیوٹر تک رسائی کے حاصل نہیں کر سکتے ہیں. آن لائن سیکھنے میں اسمارٹ فون کی ضرورت ہوتی جس کے متعلق قیمت نہیں ہے. نتیجہ: آن لائن تعلیم کو روایتی طریقوں سے تعلیم کی تکمیل اور توسیع کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے. اس تعلیم کی روایت کے انداز کی جگہ نہیں لینی چاہیے کیونکہ یہ کسی بھی گروہ میں پائی جانے والی انسانی تعلقات کو پوری طرح سے تبدیل نہیں کر سکتی. تھینک یو. کمپلیٹ ہو گیا سر. میری ٹاپک ہے ٹیچر اینڈ ٹیچر ایجوکیشن، جس کے سب ہیڈنگس ہیں ریکوائرمنٹ اینڈ ڈپلومنٹ، خدمت، ماحول اور ثقافت. تیسرا ہے مسلسل پیشہ ورانہ ترقی. تیسرا ہے مستقل اداری اور ترقی. چوتھا ہے استاد کی پیشہ ورانہ معیارات. پانچواں ہے خصوصی تعلیم. چھٹواں ہے اساتذہ کی تعلیم تک رسائی. پہلا ہے استاد. اساتذہ بچوں کے مستقبل کی تشکیل کرتے ہیں جس کی بنا پر قوم کا مستقبل تیار ہوتا ہے. یعنی کہ اساتذہ کی وجہ سے ہی بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. اگر اساتذہ ہی نہ رہیں تو بچے تعلیم سے محروم ہوتے اور ہماری قوم کی ترقی رک جاتی. جو معیار اور قابلیت رکھتے ہیں وہی اساتذہ بن سکتے ہیں. یعنی کہ جن کے اندر کوالٹی رہتی ہے وہی اساتذہ کے بیس پر جا سکتے ہیں، ورنہ دوسرے گئے تو کامیاب نہیں ہو سکتے. معاشرے میں اساتذہ کو جس مقام پر ہونا چاہیے وہ مقام نہیں ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں جو اساتذہ کو مقام حاصل ہونا چاہیے تھا وہ اساتذہ کو وہ مقام حاصل نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے حوصلہ اور معیار مطلوبہ معیار تک نہیں پہنچ رہا ہے. یعنی کہ اساتذہ کے حوصلے پست ہو جا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے کیونکہ انہیں وہ مقام حاصل نہیں ہو رہا. اسی لیے اساتذہ کے لیے اعلیٰ احترام اور درس و تدریس کے پیشے کی اعلیٰ حیثیت کو بحال کرنا چاہیے. یعنی کہ اساتذہ کی جو قابلیت ہے نا اس کو سب میں بحال کرنا چاہیے. تدریسی پیشے میں داخل ہونے کی ترتیب دینا چاہیے. اساتذہ کی حوصلہ افزائی اور ان کو بااختیار کرنا چاہیے. سیکنڈ ہے ریکروٹمنٹ اینڈ ڈپلوائمنٹ. اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ خصوصاً دیہی علاقے کے طلباء تدریسی پیشے میں داخل ہو. دیہی علاقے میں میرٹ پر مبنی اسکالرشپ دی جائے گی. یعنی کہ گاؤں کے لوگ اکثر تعلیم حاصل نہیں کرتے جس کی وجہ سے گاؤں میں ٹیچر زیادہ اویلیبل نہیں رہتے. اسی لیے زیادہ تر گاؤں میں تعلیم حاصل کرنے پر توجہ دینی چاہیے. میرٹ پر مبنی اسکالرشپ قائم کی جائے گی NEP کے تحت. بشرا آگے کیجیے، نیچے کرو.